हेलो एवरीवन, ये एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा था, इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर. विल ट्राई टू क्विकली वाइंड दिस अप सो दैट वी कैन टेक अप बिगर टॉपिक्स लेटर ऑन. तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एयर स्टेबिलिटी के बारे में. वार्म एयर एक्सपैंड होती है और हल्की हो जाती है, जिससे उस अफेक्टेड रीजन में पर्टिकुलरली एयर मूवमेंट बढ़ जाती है. इन कॉन्ट्रास्ट कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट करके डेंस हो जाती है, जिससे एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी बढ़ती है. अच्छा, आपने ये फिनोमेना खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि समर्स में वी एक्सपीरियंस विंडी कंडीशंस वेयर एज वी एक्सपीरियंस स्टेबल और स्टिल विंड कंडीशंस इन द विंटर्स. ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसमें एटमॉस्फेयर और लैंड हमारा ऊपर नीचे है. अब हमें पता है कि वार्म जब हवा गर्म होगी तो एक्सपैंड होगी, लाइट हो जाएगी एंड द एयर टेंड्स टू राइज अप. ऊपर आसमान में जाएगी, टेम्परेचर में डिप आएगा तो हवा भी ठंडी हो जाएगी. हवा में ठंडी हो जाएगी तो हवा ठंडी हो जाएगी तो फिर इट टेंड्स टू कम डाउन, क्योंकि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और डेंस हो गई है तो कोल्ड एयर विल ऑलवेज कम डाउन. सरफेस से लगकर जब ठंडी हवा चलेगी तो उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा तो फिर से राइज करेगी, देन अगेन इट विल कम डाउन वंस इट कूल्स डाउन. ओके, तो ये साइकिल चलती रहेगी हमारी. मूविंग अहेड, टेम्परेचर और मॉइस्चर के रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो अब मॉइस्चर के मामले में ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा में मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है. लेकिन ध्यान रहे, ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब हमेशा ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होना होगा, बल्कि ये है कि वहाँ हायर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी या फिर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी. हमने एक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का. आप उस अगर आपने वो चीज़ पढ़ी हुई है तो आपको ये समझ में आएगा. ओके, अब बात करते हैं लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड और लैप्स रेट के बारे में. ये फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में या किसी भी रीजन में. लैटिट्यूड प्लेज अ की रोल इन डिसाइडिंग टेम्परेचर वेरिएशंस. इक्वेटर जो है 0 डिग्रीज पर, वहाँ के टेम्परेचर्स होते हैं ट्रॉपिक से कम, थैंक्स टू यूनिक प्रेशर और क्लाउड कंडीशंस. इक्वेटर के रीजन में होती हैं अनस्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, ज़्यादा क्लाउड्स और रेगुलर रेनफॉल्स, जबकि ट्रॉपिक्स जनरली इंजॉय करते हैं स्टेबल, सनी और क्लियर वेदर्स. ठीक है, ये एक डायग्राम है जिसमें इक्वेटर के पास में हमारा टेम्परेचर कम रहेगा, क्यों जो अभी हमने फैक्टर्स की बात करी उनकी वजह से. एज वी मूव टूवर्ड्स द ट्रॉपिक्स इन द लैटिट्यूड, वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहेगा. क्यों हाई रहेगा? अभी हमने उन फैक्टर्स की बात करी है. अब मैंने ये पीडीएफ अटैच कर दिया, आप इसको इसमें देख भी सकते हैं. फर्दर इफ वी मूव टूवर्ड्स और व्हेन वी मूव टूवर्ड्स द पोल्स, टेम्परेचर विल अगेन कम डाउन. ऑल राइट, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं ये, और आपको शायद बेसिक लग भी रही होंगी, बट स्टिल विल ट्राई टू डू दिस सो दैट वी हैव अ सेंस ऑफ कंप्लीशन अबाउट इट. ओके, तो यस, नेक्स्ट अप ऑल्टीट्यूड यानी हाइट अबव सी लेवल. जब हम ऊपर चले जाते हैं ऑल्टीट्यूड में, तब टेम्परेचर टिपिकली डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर्स ऑफ हाइट गेन, इक्विवेलेंट टू अप्रॉक्सीमेटली 6 to 6.5 डिग्रीज पर किलोमीटर. इस फिनोमिनन को हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट. नॉर्मल लैप्स रेट which is simply the rate at which temperature changes with height in the atmosphere. विंटर्स और रात में लैप्स रेट नॉर्मल से थोड़ा कम होता है, जबकि समर्स में वो नॉर्मल रेट से ज़्यादा होगा, नॉर्मल लैप्स रेट से ज़्यादा हो जाएगा. ओके, बहुत सिंपल सा है एंड आई होप आपको समझ में आ रहा है ये. ओके, कॉन्टिनेंटैलिटी, मैरीटाइम, ओशियनिटी इफेक्ट. ठीक है, कॉन्टिनेंटैलिटी की बात करें टू बिगिन विथ. कॉन्टिनेंटैलिटी एक क्लाइमेटिक इफेक्ट है जो इमर्ज होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर्स एट प्लेसेस लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी. आई विल रिपीट, कॉन्टिनेंटैलिटी एक क्लाइमेटिक इफेक्ट है जो इमर्ज होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर एट प्लेसेस लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, और प्लेसेस कॉन्टिनेंट्स के पास में जो हैं वहाँ पर. इसका असर होता है क्लाइमेट पर, और ये देखने में आता है टेम्परेचर रेंज में. ठीक है, टेम्परेचर रेंज में वेरिएशंस आएंगे. कॉन्टिनेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट थ्रू टेम्परेचर्स. लैंड सर्फेसेस जैसे कि कॉन्टिनेंट्स वार्म एंड कूल डाउन
मच फास्टर देन डू दी ओशियंस। ये होता है रेडिएटिव प्रोसेसेस के थ्रू, जिसमें लैंड सर्फेसेस हीट एब्जॉर्ब और रिलीव करते हैं एट अ रेट फास्टर देन ओशियंस। ये चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे, ये जो हमारा टाइप्स ऑफ सर्फेसेस है, ठीक है, एंड देन वील कम बैक टू इट लेटर ऑन। वैसे मुझे वो टॉपिक पहले लेना चाहिए था, बट नेवर माइंड। ओके, अब हम एक्सप्लोर करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओशियन करंट्स के बारे में। ओशियन करंट्स का असर हमारे मौसम और क्लाइमेट में काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। ओशियन करंट्स क्या होते हैं? वेल, एक मिनट। वेल, ओशियन करंट्स होते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर्स जो एक डायरेक्शन में टिपिकली हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स स्लो पेस में मूव करते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओशियन करंट्स वेव्स या टाइड्स की तरह नहीं होते। इंस्टेड दे एग्जिबिट अ कॉन्टिन्यूस फ्लो थ्रू आउट द ईयर। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, जहाँ पे इक्वेटर से वार्म करंट्स हमारे आएंगे, वार्म ओशन करंट्स आएंगे, और पोल्स की तरफ से हमारे कोल्ड ओशन करंट्स आएंगे। ठीक है, कोल्ड करंट्स ओरिजिनेट करते हैं कोल्डर रीजन से और मूव करते हैं टुवर्ड्स वार्मर रीजन्स, कैरिंग कोल्ड वाटर विद देम। टिपिकली दे मूव फ्रॉम पोलर रीजन्स टुवर्ड्स इक्वेटोरियल रीजन्स। कोल्ड करंट्स जब किसी रीजन तक पहुंचते हैं तो वहां का टेम्परेचर कम कर देते हैं, ऑब्वियसली। ऑन द फ्लिप साइड, वार्म करंट्स ओरिजिनेट करते हैं वार्मर रीजन से और मूव करते हैं टुवर्ड्स कोल्डर रीजन्स, कैरिंग वार्मर वाटर। जनरली दे फ्लो फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टुवर्ड्स पोल्स। वार्म करंट्स जब किसी रीजन तक पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? वहां का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव दिस एयर मास। अच्छा, एयर मास काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम बाकी जो फिनोमिनन्स हैं ज्योग्राफी में उसको समझने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एयर मास क्या होता है? एयर मास एक बड़ा अलग एयर मास एक बड़ा और अलग बट यूनिफॉर्म टेम्परेचर, मॉइस्चर और प्रेशर कंडीशंस के साथ वाला हवा का पार्सल या पॉकेट होता है। ठीक है, अब एयर मासेस के असर पर बात करें तो इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं आइदर वार्म और कोल्ड, जैसे हमने ओशन करंट्स में किया था, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस जहां से वो ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, सिमिलर टू ओशन करंट्स दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। जब वार्म एयर मास एक कूल जगह पर मूव करता है तो वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब एक एयर मास रीजन 1 से रीजन 2 पर मूव करेगा तो इसका असर उसके टेम्परेचर चेंजेस में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा हमें। ठीक है, ओशन करंट्स और एयर मास सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑलराइट, अब बात करें अगर हम स्लोप, शेल्टर एंड एस्पेक्ट की, तो स्टीप स्लोप्स और टेम्परेचर का क्या कनेक्शन रहता है? स्टीप स्लोप्स से टेम्परेचर में ज़्यादा रैपिड चेंजेस होते हैं कंपेयर टू जेंटल स्लोप्स। मतलब जहाँ पर स्लोप ज़्यादा है वहाँ टेम्परेचर काफ़ी जल्दी बदल जाता है। यहीं अगर हम माउंटेन्स और उनके टेम्परेचर की बात करें तो अब जब माउंटेन्स ईस्टवर्ड अलाइंड होते हैं, आई रिपीट, जब माउंटेन्स ईस्टवर्ड अलाइन होते हैं जैसे कि हमारे एल्प्स, तो उनके साउथ फेसिंग सनी स्लोप पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्थ फेसिंग शेल्टर्ड स्लोप। इसका रीज़न है ग्रेटर इंसोलेशन, यानी सन से जो एनर्जी आती है हमारी सदर्न स्लोप पर ज़्यादा आती है। सदर्न स्लोप्स का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर वाइन कल्टीवेशन और वेजिटेटिव कवर बेटर होता है। इससे नॉट ओनली द एरिया इज मोर सुटेड फॉर ग्रोइंग grapes but also results in more settlements, making it a thriving place. नेचुरल वेजिटेशन, ये बहुत ही बेसिक्स है। जंगल और ओपन स्पेसेस के बीच में टेम्परेचर में डेफिनेट डिफरेंस होता है। जंगल में छाँव रहने से और ओपन स्पेसेस में डायरेक्ट एक्सपोजर होने से वहाँ की टेम्परेचर में भी अलग अलग वेरिएशंस हमें फील होने को मिलेंगे ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल, अमेज़न फॉरेस्ट जितना थिक है वो इनकमिंग इंसोलेशन को कट ऑफ कर देता है, सन से आने वाली एनर्जी को कट ऑफ कर देता है, कीपिंग द लैंड सरफेस कूल और कुछ डिग्रीज लोअर देन दी ओपन स्पेसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेम लैटिट्यूड। मतलब सेम लैटिट्यूड में जंगल भी है और ओपन स्पेसेस है, तो ओपन स्पेसेस का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट थिक है और वो इनकमिंग इंसोलेशन को कट ऑफ कर रहा है। ठीक है, अमेज़न जंगल के डेंस कवर से आने वाला टेम्परेचर डिफरेंस नॉट ओनली कीप्स द एरिया कूल बट ऑल्सो हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम
ये डिफरेंस जंगल के फ्लोरा और फौना को ये डिफरेंस जंगल के फ्लोरा और फौना के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्फेसिस की अगर हम बात करें, जिस तरह सर्फेसेस अलग अलग होते हैं उसी तरीके से उनका थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होता है। जैसे लाइट कलर्ड सर्फेसेस जनरली ठंडक महसूस करवाते हैं हमें, वैसे ही डार्क कलर्ड सर्फेसेस थोड़ा गर्म रहते हैं। इस फेनोमेनन को कहते हैं एल्बीडो ऑफ द सर्फेसेस। आई रिपीट, एल्बीडो ऑफ द सर्फेसेस, जो रिप्रेजेंट करता है कि कितनी लाइट सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। फॉर इंस्टेंस, स्नो का एल्बीडो लो रहेगा क्योंकि वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, वेयर चारकोल का एल्बीडो कैसा रहेगा? चारकोल का एल्बीडो हाई होता है क्योंकि वो लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सिमिलरली वेट सर्फेसेस जैसे कि ओशंस, उनकी हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जबकि ड्राई सर्फेसेस जैसे कि कॉन्टिनेंट्स की हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी कम होती है। ये सेम फेनोमेना हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है इफ़ वी मेक दिस एनालॉगस टू ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच